दोस्तों, मलेशिया के शहर कोलालमपुर से मलेशियन एयरलाइंस का जहाज़ टेक ऑफ करता है जिसकी मंजिल होती है चाइना के शहर बीजिंग। मगर रास्ते में ऐसा क्या हुआ कि ये जहाज़ आज तक बीजिंग पहुंचा ही नहीं। चाइना और मलेशिया समेत कई ममालिक ने इस जहाज़ को दुनिया के चप्पे चप्पे से ढूंढा, मगर पता नहीं इसे ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। पर अभी न्यूज़ आई है कि इस जहाज़ का कुछ सुराग मिला है। ये सारी कहानी असल में थी क्या और कैसे इस जहाज़ का कहीं आसमान में गुम हो जाना आज 9 साल गुजर जाने के बाद भी एक मुहिम्मा बना हुआ है। एविएशन की तारीख के इस पुरअसरार-तीन केस को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। It's the greatest aviation mystery of all time. Collision 370, contact Ho Chi Minh 120.9. दोस्तों, ये बात है 8 मार्च 2014 की, जब मलेशियन एयरलाइन का जहाज़ MH370 कोलालमपुर से चाइना के शहर बीजिंग के लिए टेक ऑफ करता है। इस जहाज़ में कुल मिलाकर 239 लोग सवार थे, जिसमें 227 पैसेंजर्स, 2 पायलट्स और 10 क्रू मेंबर्स थे। ज़्यादातर पैसेंजर्स का ताल्लुक चाइना से था और इस जहाज़ में मौजूद दोनों पायलट्स के पास टोटल 20 साल से भी ज़ायद जहाज़ उड़ाने का एक्सपीरियंस था। ये जहाज़ बोइंग 777 था, जो था तो 11 साल पुराना, मगर ना ही इसको कभी कोई हादसा पेश आया था और ना ही कभी इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट ऑब्जर्व किया गया था। इस फ्लाइट को कोलालमपुर से बीजिंग 5 घंटे और 34 मिनट में पहुंचना था। ये एक रूटीन फ़्लाइट थी। जहाज़ में फ्यूल ज़रूरत से ज़ायद भरा गया था। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर रास्ते में जहाज़ को कोई मसला पेश आए और इसे कहीं और डाइवर्ट करना पड़े तो कम से कम इसमें इतना एक्स्ट्रा फ्यूल तो हो कि वो किसी एयरपोर्ट पर लैंड कर सके। ये जहाज़ रात के 12:42 पर कोलालमपुर से उड़ान भरता है। रात 1:09 पर जहाज़ अपनी लोकेशन कंट्रोल टावर को भेजता है। ये जहाज़ का एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जिसमें जहाज़ थोड़ी देर बाद अपनी लोकेशन करीबी रडार्स को भेजता रहता है। इसके 10 मिनट बाद यानी 1:19 पर जहाज़ मलेशियन एयरफील्ड से निकलकर वियतनाम की फ़िज़ाओं में दाखिल हो जाता है। इसीलिए इसका राब्ता मलेशियन टावर से ख़त्म हो जाता है और अब ये वियतनाम के कंट्रोल में आता है। इसके थोड़ी देर बाद वो होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जहाज़ कोलालमपुर और वियतनाम दोनों के रडार से गायब हो जाता है। चले, कोलालमपुर के रडार से गायब हुआ ये बात तो समझ में आती है क्योंकि वो इनकी फ़िज़ाई सरहद से निकल चुका था, मगर वो वियतनाम की एयर जुडिक्शन से कैसे गायब हो गया ये बात किसी को हज़म ना हुई। जब वियतनाम के कंट्रोलर ने अपने रडार से इस जहाज़ को गायब होते देखा तो इसने पायलट से खैरियत मालूम करने के लिए कॉन्टैक्ट किया, लेकिन पायलट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। वियतनाम कंट्रोल टावर ने फ़ौरन कोलालमपुर कंट्रोल टावर को ये इतला दी कि आपका जहाज़ हमारे रडार से गायब हो गया है। अब ये एक सीरियस मसला था जिसकी खबर को 1 घंटे के अंदर अंदर रेस्क्यू टीम तक पहुंचाना ज़रूरी था और ये कोलालमपुर एयरपोर्ट की जिम्मेदारी थी, मगर इन्होंने 4 घंटे बाद रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म किया और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, सुबह के 6:15 हो गए और यही वो वक्त था जब जहाज़ को चाइना के शहर बीजिंग में लैंड कर जाना चाहिए था। सबको ये उम्मीद थी कि हो सकता है कि जहाज़ का कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो गया हो, मगर फिर भी जहाज़ अपने वक्त पर बीजिंग एयरपोर्ट पर लैंड कर जाए। मगर चाइना की तरफ से फिर भी कोई अच्छी खबर नहीं आई। ना जहाज़ चाइना में लैंड हुआ और ना ही वियतनाम के रडार्स पर शो हुआ। तो फिर आखिर ये जहाज़ गया तो कहाँ गया? अब एविएशन वालों ने इस चीज़ को थोड़ा सीरियस लिया और जहाज़ की तलाश शुरू कर दी। तब तक पूरी दुनिया के मीडिया इस खबर की लपेट में आ चुका था। अब चूँकि ये जहाज़ वियतनाम के करीब साउथ चाइनीज़ ओशन से कहीं गायब हुआ था, इसलिए वहाँ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। 4 दिनों तक लगातार ढूंढने के बाद भी ना ही जहाज़ का कोई सुराग मिला और ना ही किसी मुसाफिर का। ऐसा भला कैसे हो सकता है? इतने बड़े जहाज़ का कोई ना कोई तो पुर्जा ज़रूर मिलना चाहिए था। अब यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जहाज़ कोलालमपुर और वियतनाम के रडार से गायब हो गया था, मगर समंदर में मौजूद एक मिलिट्री शिप के रडार में वो अगले 1 घंटे तक शो होता रहा। ये चीज़ उम्मीद की एक किरण थी। जब मिलिट्री रडार का डाटा निकाला गया तो जो बातें पता चली वो सुनकर एक बार के लिए तो सभी की बोलती बंद हो गई। असल में हुआ कुछ यूँ था कि जहाज़ वियतनाम के रडार में आने के बाद यू टर्न लेता है और वापस से मलेशिया की तरफ उड़ना शुरू कर देता है। मलेशिया के शहर पेनांग को क्रॉस करने के बाद मलाक्का स्ट्रेट तक गया और वहाँ से इंडियन ओशन की तरफ चल निकला, जो जहाज़ की असल मंजिल से यानी बीजिंग से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में था। मिलिट्री रडार की रेंज इंडियन ओशन तक की थी, इसलिए वो जहाज़ को सिर्फ वहीं तक ट्रैक कर सका।
अब वो सर्च ऑपरेशन जो साउथ चाइनीज़ ओशन में किया जा रहा था उसको वहाँ से ख़त्म करके इंडियन ओशन में शुरू करवा दिया गया, मगर यहाँ भी जहाज़ का कोई सुराग ना मिला। कहा जाता है कि मिलिट्री रडार से राब्ता टूटने के बाद जहाज़ 35,000 किलोमीटर दूर एक सैटेलाइट से कनेक्ट हुआ, जिसके डाटा के मुताबिक जहाज़ इंडियन ओशन के ऊपर ही फ्लाई करा था। जहाज़ ने सैटेलाइट से आखिरी कनेक्शन 8:19 पर किया और फिर इसके बाद जहाज़ किसी के राब्ते में नहीं आया। वैसे जहाज़ के अंदर फ्यूल भी इतना ही था, इसलिए माना जाता है कि फ्यूल ख़त्म हो जाने की वजह से जहाज़ इंडियन ओशन के अंदर ही क्रैश कर गया हो। अगले कई सालों तक वहाँ भी सर्च ऑपरेशन किया गया और तकरीबन $160 मिलियन लगाने के बाद भी जहाज़ का कोई सुराग न मिल सका। लेकिन 2015 के बाद से जहाज़ के कुछ पार्ट्स पानी में तैरते हुए देखे गए, जिससे ये बात तो कंफर्म हो गई कि जहाज़ यहीं डूबा था। एक ब्रिटिश एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे ने कहा है कि मैंने सभी चीज़ों को कैलकुलेट करके इस जहाज़ की सही लोकेशन पता लगा ली है और हैरानकुन तौर पर यह लोकेशन बिल्कुल वही है जहां पर जहाज़ का आखिरी बार सैटेलाइट से राब्ता टूटा था। रिचर्ड गॉडफ्रे का कहना है कि जहाज़ इंडियन ओशन में अभी भी तकरीबन 4000 मीटर नीचे पड़ा हुआ है। ये तकरीबन उतनी ही गहराई है जितनी गहराई में टाइटैनिक जहाज़ का मलबा पड़ा था। टाइटैनिक जहाज़ के मलबे तक पहुंचने के लिए तो हमें 75 साल लगे, पर क्या रिचर्ड की इस बात को सीरियस लेकर कोई सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है कि जहाज़ के साथ रास्ते में ऐसा क्या हुआ होगा कि उसने अपनी डायरेक्शन बदलकर यू टर्न लिया और समंदर की आगोश में जा सोया? अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।